गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं विषय भूगोल जनसंख्या। हम भारत और ब्राज़ील इन दो देशों की जानकारी हासिल कर रहे हैं। विषय शिक्षक श्री उमेश भाभड़ सर और मार्गदर्शक प्राचार्य श्री चकोर सर। फिर से एक बार भूगोल के विषय में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भारत और ब्राज़ील इन दो देशों की जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व हमने पहले कुछ भागों में यह देखने का प्रयास किया है। उसमें महत्वपूर्ण घटक भारत की जनसंख्या और ब्राज़ील की जनसंख्या, उनकी वितरण और घनता के बारे में भी चर्चा की है। और इसके आगे जो बाकी शेष भाग है उस भाग के बारे में आज हमें यह भाग देखना है। उसमें से जो जनसंख्या की संरचना है, वो जनसंख्या की संरचना में हमें जो लिंगानुपात, ये जो घटक है वो घटक हमें यह देखना है। देखिए, आपके सामने जो अभी एक आलेख देखने को मिल रहा है, जो ग्राफ है, वो ग्राफ क्या दर्शाता है, ऐसा सवाल आपको लगा होगा। तो उस आलेख में ब्राज़ील और भारत ऐसे दो देशों का जो लिंगानुपात है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो कैसे पहचानना है? देखिए, यहाँ लिखा होता है लिंगानुपात भारत और लिंगानुपात ब्राज़ील। लेकिन इससे हमें क्या ध्यान में लेना है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो ऐसा है कि लिंगानुपात क्या होता है ये पहले समझ कर लेना है। तो लिंगानुपात का मतलब ऐसा होता है कि किसी प्रदेश, यानी हम तो ब्राज़ील का भाग देख रहे हैं, ब्राज़ील के प्रदेश में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में जो लेडीज की संख्या, स्त्रियों की जो संख्या होती है, वो संख्या कितनी है ये हमें याद देखना है। देखिए, हम ब्राज़ील का भाग देख रहे हैं, तो यहाँ जो ग्राफ का जो एरो है वो एरो 1000 से भी ज़्यादा है। देखो, मैंने प्लस का चिन्ह यहाँ लगाया है। 1000 से भी ज़्यादा यहाँ देखने को मिलता है। इसका मतलब है कि ब्राज़ील का लिंगानुपात यानी पुरुषों की संख्या से ज़्यादा कितना है, मैंने यहाँ लिख कर रखा है। देखिए, 1080 इतना हो सकता है। यानी 1000 पुरुष है तो वहाँ स्त्रियों की संख्या कितनी है? 1080 है। ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसे ही तो लिंग अनुपात कहा जाता है। हम भारत की तुलना इससे करते हैं। देखिए, भारत का मानचित्र जो ग्राफ है, उस ग्राफ में हमें यह देखने को मिलेगा 1961 में 940 से शुरुआत हुई, 1971 में 925, 1981 में 940, 1991 में 925, 2001 तो 2011 का फिर से देखा तो वहाँ बढ़ता गया और फिर से 940 हुआ। यानी 1000 पुरुष है तो 940 ही स्त्रियों की संख्या यहाँ हमें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राज़ील से भारत में स्त्रियों की संख्या कम है। किससे? पुरुषों से। इसे ही तो लिंग अनुपात कहा जाता है। देखो, फिर से एक बार मैं बताता हूँ तो कि लिंग अनुपात क्या होता है। तो लिंग अनुपात इसका मतलब होता है 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है, स्त्रियों की संख्या ज़्यादा है या कम है, ये लिंग अनुपात हमें यहाँ दर्शाने का काम करता है। तो ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1080 है, तो भारत में 2011 में लिंग अनुपात 940 है। यानी भारत में 1000 पुरुष है तो स्त्रियों की संख्या 940 है। यानी कितना फर्क है? 60 का फर्क है। देखो, 60 स्त्रियों की संख्या कम है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। पिछले कई दशकों से ब्राज़ील में लिंग अनुपात 1000 से अधिक रहा है, हमने यहाँ आलेख में देखा है। ब्राज़ील में 2001 के पश्चात स्त्रियों की संख्या में जो पुरुषों की संख्या का जो उल्लेखनीय वृद्धि का आलेख है वो ऊपर ही जाता हुआ हमें देखने को मिलता है। कहाँ से कहाँ तक? 2001 से 2011 तक बढ़ता ही जाता हमें देखने को मिलता है। और भारत की तुलना में जो ब्राज़ील की तुलना में भारत का देखें तो भारत में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक है। और भारत में कई दशकों से यानी जो ये दशक हमें यहाँ देखना है। देखो, 1961 से 1971 ये एक दशक, ऐसा आगे आगे चले जाएंगे तो 2001 से 2011 तक हमें वहाँ वैसा देखने को मिलता है। भारत में कई दशकों से लिंग अनुपात में जो चढ़ाव उतार हमें देखने को मिलता है वही 1991 में हमें देखने को मिला,
तो वो पश्चात लिंग अनुपात में थोड़ा सा सुधार हुआ था, लेकिन वो सुधार हमें 2011 में 940 का ही देखने को मिला है। और फिर से हमें नए भाग में जो आलेख बनाकर आएगा तो उसमें से 2021 तक का जो भाग देखने को मिलेगा अगले वाले साल में, लेकिन आप नहीं रहोगे, लेकिन उसमें आएगा तो उसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। आया समझ में? अभी आगे वाले भाग में हमें देखना है आयु लिंग पिरामिड। देखिए बच्चों, आयु लिंग पिरामिड क्या होता है ये पहले हमें जान कर लेना है। हाँ, ये जनसंख्या का लिंग आयु दिखाने वाला आलेख होता है। लिंग और आयु, इसका मतलब क्या हुआ? पुरुष और स्त्रियां ये कितनी हैं, ये हमें यह दर्शाता है। देखो यहाँ आयु लिंग पिरामिड में एक नीले रंग का जो भाग है वो पुरुषों का है और लाल रंग का है वो स्त्रियों का है। तो इसमें जो इसका उपयोग क्या होता है, तो हमें कुछ जानकारी हासिल करना होता है। किसी प्रदेश की जनसंख्या का लिंग एवं आयु के संदर्भ में अध्ययन करने के लिए इस आलेख का हमें उपयोग करना होता है। इसका अर्थ ही ऐसा होता है कि देश में विभिन्न यानी आयु यानी हर अलग अलग आयु के, देखो यहाँ आयु का प्रमाण दिया है 0-4 से लेकर 100 तक दिया है, लेकिन इसमें से आने वाले जो घटक है वो घटक हमें यहाँ देखने। अभी यहाँ दिया हुआ घटक हो प्रतिशत में जनसंख्या का, तो प्रतिशत में हमें यहाँ उसे जानना है। विभिन्न आयु समूहों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या उसमें कितने प्रतिशत कहा है, यह हमें जानकारी यहाँ से मिलती है। देखिए इसमें बच्चों जन्मे हुए बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक का आयुर्मान हमें यहाँ देखने को मिलता है। वो कैसे मिलता है हमें यहाँ देखना है। देखिए अभी हम यहाँ देखेंगे प्रतिशत में दिए हुए घटक यहाँ दिए हैं। देखो यहाँ से शुरुआत हुई 0 से लेकर यहाँ 6.0 तक दिया है, और ये 0 से लेकर पुरुषों का 6.0 तक ही यहाँ दिया है। देखिए अभी आपको ये समझ कर लेना है। समझ कर लेने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देकर देखना होगा इसमें। ये देखिए अभी हमें ये जो पुरुषों का भाग है और ये स्त्रियों का भाग है, तो इसमें 0-4 से यानी जन्मे हुए बच्चे से लेकर 4 वर्ष तक का बच्चा यानी पुरुष लड़का, ये कितने हैं? तो यहाँ तक का भाग हमें यहाँ दर्शाया हुआ देखने को मिलता है। देखिए यह इतना, तो इतना भाग यहाँ दर्शाने को मिला है, तो वो हमें देखने को मिलता है। ये हुआ पुरुषों का और ये हुआ स्त्रियों का, यानी पुरुषों का और स्त्रियों का एक जैसा है लिंग अनुपात, लिंग पिरामिड, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हमें ये जो 90 से 94 यहाँ का जो घटक है, 90 से लेकर 94 तक का, यहाँ पुरुषों की संख्या से ये घटक हमें यहाँ देखना है। तो देखिए उसमें स्त्रियों की संख्या हमें यहाँ ज़्यादा दिखती है और पुरुषों की संख्या कम दिखती है। इसका मतलब बूढ़े लोगों में से स्त्रियों की संख्या ही यहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा हमें यह जो महत्वपूर्ण घटक है वो कौन सा? युवाओं का, वो घटक देखते हुए हमें यहाँ देखना है। देखिए कहाँ से कहाँ तक का, देखो 10 से 14 आयुर्मान देखते हुए 41 से 49 तक का, ये इतना जो भाग है, इतना भाग, ये भाग युवाओं का है, लेकिन वो कम है। कैसे कम है? हम भारत की तुलना करें तो उससे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए हम भारत का भाग अभी यहाँ देखेंगे, तो भारत के ग्राफ में हमें जो आयु लिंग पिरामिड है उसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा है और बूढ़ों की संख्या कम है। बूढ़ों की संख्या तक हमें पुरुषों की संख्या ही ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि हमने जो लिंगानुपात देखा उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और स्त्रियों की संख्या कम है। लेकिन यहाँ युवाओं की संख्या में हमें देखिए युवाओं की संख्या यहाँ से यहाँ तक हम देख सकते हैं, स्त्रियों में भी युवाओं की संख्या ज़्यादा है।
यानी भारत में जो आयुर्मान यहाँ दिया है, इसमें जो बच्चे, युवा, वृद्धों का अनुपात या जो दिया है, उसमें से हमें ये पता चलता है कि दोनों देशों में युवाओं की संख्या अधिक है, किंतु भारत में ब्राज़ील की अपेक्षा से बच्चों का जो प्रतिशत है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि ब्राज़ील में 80 वर्ष की आयु वाले लोग का प्रतिशत भारत की तुलना में अधिक हमें देखने को मिला। यानी भारत में और ब्राज़ील में, जैसे कि ब्राज़ील में बूढ़ों की संख्या ज़्यादा है और युवाओं की भी है, लेकिन भारत में बूढ़ों की संख्या कम है और युवाओं की संख्या ज़्यादा है, ऐसा इस ग्राफ में से हमें पता चलता है। देखो, आपके कुछ समझ में नहीं आया तो ये बार बार वीडियो देखें और अपने किताब में पन्ना नंबर 41 पर आपको ये ग्राफ बड़े अच्छे ढंग से याद देने का प्रयास हुआ है, तो उसमें से आप जानकर लिख सकते हैं। वैसे जनसंख्या का जो आयु संरचना का भाग है, उनके अनुसार हम देखें कि ब्राज़ील की जनसंख्या का वृद्धत्व यानी बूढ़ों की संख्या वृद्धत्व की ओर झुक रही है, यानी बूढ़ों ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अभी इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकता है, वहाँ का जो जलवायु है, वातावरण है, हवामान है वहाँ का, उसमें बदलाव होता है, अच्छा रहता है तो वो वृद्धत्व की ओर झुक सकती है, यानी बूढ़े भी ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जीते हैं। किंतु ऐसी ही परिस्थिति में भारत का देखें तो भारत में युवाओं का प्रमाण अधिक है। हमने देखा भारत में युवाओं का प्रमाण हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका अर्थ ही ऐसा है कि भारत में कार्यशील यानी काम करने वाले कौन, युवा होते हैं, तो उनकी संख्या ज़्यादा है, ऐसा हमें इस आयु लिंग पिरामिड से देखने को मिलता है। चलिए आगे वाला भाग हम देखेंगे कि यहाँ जनसंख्या का वृद्धि दर हमें यहाँ देखना है। अभी जनसंख्या का वृद्धि दर मैंने पेंसिल से कुछ यह भाग रेखांकित करके आपको बताने का प्रयास यहाँ किया है। अभी ये वृद्धि दर क्या होता है कि यह आलेख हमें ब्राज़ील और भारत का वृद्धि दर तो बताता ही है, क्योंकि ये ब्राज़ील का और ये भारत का है। उसमें से हम ब्राज़ील का पहले जान कर लेते हैं। उसमें से देखिए, इस पर जो आलेख का वक्र है वो नीचे की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जनसंख्या कम होती जा रही है? बिल्कुल नहीं, लेकिन जनसंख्या बढ़ने का जो दशक होता है उसमें से कितना बढ़ावा हो रहा है ये हमें यहाँ देखना है। देखिए, हम देखते हुए हमें यहाँ जानकर लेना है कि जो महत्वपूर्ण घटक है उसकी ओर ध्यान दिए। दशक क्या होता है? दशक देखो, 1960 से लेकर 1970 तक का एक दशक है। इस दशक में 30 का वृद्धि दर हम यहाँ देखने, 30 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। 1970 से 1980 तक 24 बढ़ी है। 1980 से 1990 तक 15 करोड़ जनसंख्या बढ़ी और 1990 से 2001 तक का 9 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है। लेकिन हमें क्या देखना है, देखिए 2 दशक में कितना बदलाव हुआ है, वो वृद्धि दर हमें यहाँ देखना है। तो वृद्धि दर देखिए 30 से लेकर यहाँ हमें जो ग्राफ बनाकर लिया है हमने, तो 24 और 30 में कितना फ़र्क है, 6 का। तो वो 6 का फ़र्क हमें यहाँ जो देखना है, वो फ़र्क यहाँ का वृद्धि दर दर्शाता है। वही वृद्धि दर हम देखें तो 1980 से लेकर 1990 का 11 वृद्धि दर है, सबसे ज़्यादा है। और फिर से यहाँ हम देखें 90 से 2001 तक का जो 6 है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब वृद्धि दर कम हुआ है, लेकिन वृद्धि दर कम हुआ है, लेकिन जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ रही है, ये हमें इससे पता चलता है। यही हम भारत का देखें तो देखें, भारत का भी मैंने वैसे बनाकर आपके सामने लिया है। तो देखिए 1961 से लेकर 1971 तक 21 करोड़ जनसंख्या बढ़ी, 1971 से 1981 तक 22, यानी 1971 से लेकर 1991 तक ज़्यादा से ज़्यादा वो आलेख समानता दर्शाता है। लेकिन जैसे ही 1991 से रो वृद्धि दर कम होता गया, यानी जन्म दर कम हो गया, जनसंख्या का भाग वो कम होता गया। इसका मतलब ये नहीं कि जनसंख्या बढ़ना कम हुआ है, जनसंख्या जो बढ़ावा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने का काम हो रहा था वो अभी कम होता जा रहा है। हम देखें 1971 से 1991 में 22-21 का आंकड़ा हमें यहाँ देखने को मिलता है, लेकिन 2001 से 2011 में हमें 18 का आंकड़ा देखने को मिला। वक्र कम हुआ, यानी वृद्धि दर कम हुआ, लेकिन जनसंख्या का बढ़ने का जो स्पीड है वो स्पीड कम हुआ, लेकिन जनसंख्या बढ़ना बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, ये हमें इसमें पता चलता है।
आपके समझ में आ जाएगा, आप किताब खोल कर देखोगे तो समझ में आ जाएगा। वैसे मैं फिर से एक बार बताने का प्रयास करता हूँ कि ब्राज़ील में जनसंख्या का वृद्धि का जो दर है काफ़ी कम है। भारत में ऐसी स्थिति अभी नहीं है। जैसे 2001 से 2011 के दशक आपको पता है कि उस दशक में भारत की जनसंख्या में 18 करोड़, देखो ये भारत के ग्राफ में देखेंगे तो 18 करोड़ की वृद्धि हुई थी। वैसे ही भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर 1971 तक अधिक था, लेकिन उसके बाद यह दर स्थिर हुआ और वर्तमान में जनसंख्या का वृद्धि दर अभी कम हुआ है। इसका मतलब वो पहले 22 और 21 था, अभी 18 है। ये हमें यहाँ से पता चलता है। और एक जानकारी यहाँ हम देख सकते हैं जनरली कि ब्राज़ील और भारत के आलेख का निरीक्षण करने से हमें ये समझ में आता है कि ब्राज़ील का वृद्धि दर कम तो हो रहा है और अपने आने वाले 2 दशकों में ब्राज़ील की जनसंख्या में भी वृद्धि की संभावना है, यानी जनसंख्या बढ़ सकती है, ऐसा हमें इससे पता चलता है। चलो आगे वाले भाग की तरफ हम चलते हैं। आगे वाला है औसत जीवन प्रत्याशा। अभी देखिए ऐसे जो शब्द आ रहे हैं कि जैसे कि जनसंख्या वृद्धि दर, लिंग अनुपात, औसत जीवन प्रत्याशा, अभी यहाँ देख रहे, उसके बारे में चर्चा करते हुए आपको उनके शब्दों पर ध्यान देना है कि उनका अर्थ भी समझ कर लेना है, क्योंकि उस पर आपको टिप्पणी भी पूछी जा सकती है। देखिए औसत जीवन प्रत्याशा क्या होता है पहले जान कर लेना है। औसत जीवन प्रत्याशा, इसका मतलब किसी देश में जन्मा व्यक्ति औसत रूप से कितने वर्ष जी सकता है, यानी उनकी आयु कितनी होती है, उसे औसत जीवन प्रत्याशा कहते हैं। तो इसके लिए हमें ब्राज़ील और भारत ऐसे 2 देशों का ग्राफ याद दिया है, उसके बारे में हमें यहाँ जानकारी हासिल करनी है। इनका अर्थ ही ऐसा है कि हम भारतीय औसत ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 साल तक जीते हैं और ब्राज़ील में 70 से भी ज़्यादा आयु तक लगभग लोग जीते हैं। तो इसमें जो फ़र्क है वो फ़र्क औसत जीवन प्रत्याशा हमें दर्शाने का प्रयास करता है। चलो हम एक एक करके उसे समझ कर लेते हैं। देखो यहाँ औसत जीवन प्रत्याशा 0 से लेकर 80 तक दर्शाया है और साल दिया है 1960 से लेकर 1916 तक का भाग हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। हम यहाँ देखेंगे कि ब्राज़ील का जो औसत जीवन प्रत्याशा का ग्राफ है उसमें से 1960 से लेकर 1916 तक का भाग यहाँ देखने को मिलता है। 1960 में कितना था, 54, और 1916 में 75 से भी अधिक है, यानी वो ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जैसे कि जो पहले 1960 में 54 साल तक ही सरासरी लोग जीते थे, यानी अपनी आयु तक जीवित रहते थे। अभी वो 2016 में उसकी आयु का बढ़ावा हुआ है, वो 75% हुआ है। इसके पीछे भी हम कारण बता सकते हैं, वहाँ का जलवायु, और साइंटिफिक दृष्टि से भी हम देख सकते हैं कि वहाँ के जो आरोग्य का दवाइयों का जो भाग है उसमें भी हमें नाम लेना उसका ज़रूरी हो सकता है। तो ये हुआ ब्राज़ील का। देखिए बढ़ता ही जाता है, 54, 59, 62, 65, 70, 73, अभी 75 से भी ज़्यादा है, 75 प्लस किया है, इसका मतलब वो एरो बढ़ता ही जा रहा है। ये हुआ ब्राज़ील का। हम भारत का देखें तो भारत का भी वैसा ही। पहले देखो 1960 में कितना था, सिर्फ 41 था। आज देखें 2016 में तो 68 से भी ज़्यादा बढ़ावा अभी तक हो रहा है। हम मानते हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भारत में भी लोग ज़्यादा दिन तक जीते हैं, लेकिन ऐसे कोरोना जैसे वायरस यहाँ आ जाते हैं तो हम कितने दिन तक जी सकते हैं। ऐसी दवाइयाँ खाकर घर में बैठकर कुछ व्यायाम न होने से हमारा जीवन प्रत्याशा भी कम हो सकता है। सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे संसार में ऐसा भाग हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यह जो औसत जीवन प्रत्याशा दिया है भारत का, तो 1960 में 41 था और 2016 में 68 से भी ज़्यादा है। ये हमें यहाँ समझ कर लेना है। देखो किसी देश की जो औसत जीवन प्रत्याशा होती है वो वृद्धि एक सामाजिक प्रगति का एक लक्षण बताती है। उसमें हम जो बढ़ावा होता है तो उसमें हम स्वास्थ्य और सुविधाओं को भी नाम ले सकते हैं। चिकित्सा जैसे कि अस्पताल है, इसके क्षेत्र में भी प्रगति और पौष्टिक आहार भी मिल रहा है तो उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ती ही जाती है।
वैसे विकसनशील देशों में अभी भी औसत जीवन प्रत्याशा कम देखने को मिलती है। हमारा भारत देश अभी विकसनशील है तो वहाँ कम है। ब्राज़ील में कितनी है 75 और भारत में कितनी है 68, यानी हमारे विकसनशील देशों में अभी तक कम है। परंतु सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ साथ उसमें धीरे धीरे से सुधार हो रहा है। इससे ही हमें ये पता चलता है कि ये जो जीवन औसत जीवन प्रत्याशा है इसमें जो सुधार हो रहा है वो हमें यहाँ से मालूम हो जाता है। देखो अगले वाले भाग में हमें जो साक्षरता का प्रमाण है वो हमें यहाँ देखना है। वो साक्षरता का प्रमाण हमें भी पता है, भारत और ब्राज़ील इसमें जो साक्षरता का प्रमाण हमें देखना है तो उसमें पहले जो ब्राज़ील का दिया है वो हम ध्यान में लेते हैं। भारत का देखने से पहले जो ब्राज़ील का देखना है तो उसमें से 0 से लेकर 100 तक जो साक्षरता का एक प्रमाण लिया है। 1981 से 2016 तक का भाग यहाँ दिया है साक्षरता का प्रमाण ब्राज़ील का देखते हुए। देखिए हमने ये जो एरो है वो एरो बढ़ता ही जाता रहा है, यानी कि जैसी जैसी सुविधा आ रही है वैसे वैसे लोग साक्षर होते जा रही है। इस ब्राज़ील में पहले कितने थे 1981 में 74.6 थे, लेकिन आज हमें वो कितने देखने को मिल रहे हैं 92, यानी वो जो आलेख है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। अभी आज हमने उसके बारे में चर्चा की तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ जो 74 से लेकर 92.6 तक का भाग हमें यहाँ देखने को मिलता है, यानी 1981 से 2016 तक में 18% इतना फर्क हमें देखने को मिलता है। यानी 18% लोग अभी साक्षर बने हैं इतने दशकों से। कितने दशक 1, 2, 3 और 4 दशक हमने यहाँ देखे तो उसमें से हमें ये इतने लोग साक्षर हुए ऐसा हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये दशक नहीं होगा, ये 6 साल का ही होगा, क्योंकि 2011 से लेकर 2016 तक का है तो 6 साल में इतना फर्क हुआ है। कितना 91.4 से लेकर 92.6 तक, उसमें से कितना फ़र्क हुआ है तो हम देख सकते हैं कि 1.2 का फर्क यहाँ हमें देखने को मिलता है। कैसे किया मैंने 92.6 से माइनस 91.4 हमें माइनस करने तो 1.2 ऐसा हमें जवाब मिलेगा। तो इतना बढ़ावा साक्षरता के प्रमाण में हुआ है। आया समझ में आपके? आगे भी हमें यहाँ भारत का भाग देखना है तो भारत के ग्राफ में हमें यहाँ जो देखना है वो देखो, जैसे ब्राज़ील का देखा वैसा ही है। 1981 में 40.8 था, आज वो 2016 में कितना है 72.2, यानी इतना स्पीड से बढ़ावा हो रहा है भारत के भी साक्षरता प्रमाण में। तो ये हमें यहाँ पता चलता है। देखिए इसमें से जो महत्वपूर्ण घटक है वो ऐसा है कि 72.2 यहाँ तक 40.8 यहाँ जो घटक कम ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी 1981 में कम था और आज 2016 में वो ज़्यादा ही है और वो आलेख और बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा भी ये इस ग्राफ से हमें पता चलता है। देखिए इसके भी अलावा हमें कुछ जानकारी यहाँ देखनी हो तो भारत की जनगणना दशक के प्रारंभ में होती है और ब्राज़ील की जनगणना दशक के अंत में होती है। ये भी जानकारी हमें यहाँ मालूम होती है। कैसे भारत की जनगणना दशक के प्रारंभ में, इसका मतलब 1961 से 1971 के ऐसे आंकड़ों में हमें फ़र्क देखने को मिलता है और ब्राज़ील का 1960 से 1970 यानी वो आखिरी वाला भाग होता है, यानी साल के आखिरी भाग में होती है ब्राज़ील की और साल के पहले महीने में शुरू हो जाती है भारत की। ऐसा भी एक घटक हमें इस भाग से देखने को मिला। इसमें ऐसे जो अलग अलग तरीके के घटक हमने यहाँ देखे उसमें से हमें जो जनसंख्या की संरचना, उसमें लिंग अनुपात हमने देखा, लिंग आयुलिंग पिरामिड देखा, जनसंख्या का वृद्धि दर देखा, औसत जीवन प्रत्याशा देखा और साक्षरता प्रमाण, ऐसे 4-5 घटकों का बारीकी से निरीक्षण करके आपको घर में फिर से 1-1, 2-2 बार ये वीडियो देखकर समझ कर लेना है, तभी आपके समझ में आ जाएगा। और किताब में से भी कुछ जानकारी आपको हासिल करनी है और पढ़ाई जारी रखनी है।
पाठ के नीचे जितने भी सवाल दिए हैं उस सवालों को भी आपको घर में बैठकर अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। जो भी कठिनाई आएगी मुझे पर्सनली फ़ोन करके आप पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।